आज़ादी के बाद भारत का नक्शा कई बड़े बदलावों से गुजरा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी के मात्र 1 साल बाद भारत को एक ऐसे इलाके से जूझना पड़ा जिसने भारत की एकता पर सवाल खड़ा कर दिया। एक ऐसी रियासत जहां की आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदू था, लेकिन वहां के शासक ने साफ साफ कह दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। अब देखिए रियासत क्या थी, पहले इसको समझ लेते हैं। साल 1947 यानी आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने भारत पर 2 तरीके से शासन किया। नंबर 1 डायरेक्ट रूल। इनमें वे क्षेत्र आते थे जिन पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और ब्रिटिश अफसरों के जरिए शासन चलाया जाता था। नंबर 2 इनडायरेक्ट रूल। इनमें वे क्षेत्र आते थे जिनमें कोई राजा या शासक होता था। अंग्रेज इन रियासतों को स्वतंत्र दिखाते थे, लेकिन ये सत्ता पूरी तरह से अपने हाथ में रखते थे। मतलब उस रियासत का जो राजा होता था वही गद्दी पर रहता था, लेकिन फैसले लेने की पावर केवल रेजिडेंट और गवर्नर के हाथ में होती थी। इन्हीं रियासतों में से एक थी हैदराबाद रियासत, जिसका शासक था मीर उस्मान अली खान। आज़ादी के बाद जो रियासतें थी उनको भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का ऑप्शन मिला था, लेकिन हैदराबाद रियासत अपने शासक मीर उस्मान के अधीन रहकर स्वतंत्र रहने का विकल्प चुना, जिसमें मीर उस्मान चाहता था कि हैदराबाद रियासत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के तहत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। जिसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, जो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, जिनके पास भारत को आज़ाद कराने, बंटवारा करने और नई सरकार खड़ी करने की जिम्मेदारी थी, इन्होंने मीर उस्मान के उस फैसले को साफ साफ मना कर दिया। जिसके बाद 29 सितंबर 1947 को भारत सरकार और मीर उस्मान के बीच एक अस्थायी समझौता हुआ, जिसमें यह फैसला लिया गया कि हैदराबाद अभी स्वतंत्र रहेगा और दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। इस समझौते का यह उद्देश्य था कि बिना किसी युद्ध के कोई समाधान निकाला जाए, लेकिन 1 साल के लिए हुआ यह समझौता मात्र 10 महीनों में ही टूट जाता है, और जिसका कारण होता है मीर उस्मान और उसका हिंसक अभियान। अब देखिए, जो हैदराबाद रियासत थी ये भले ही मुस्लिम शासक के हाथ में थी, लेकिन यहाँ पर रहने वाली आबादी में 85% हिंदू, 12% मुस्लिम और 3% में सिख और ईसाई थे। अब देखिए यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद मीर उस्मान पाकिस्तान और अन्य विदेशी शक्तियों से समर्थन मांगता है और यहीं से शुरू होती है असली जंग। मीर उस्मान के पास खुद के लगभग 24,000 सैनिक थे, जिन्हें हैदराबाद स्टेट फोर्स के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा मीर उस्मान के पास एक पर्सनल वायलेंट ग्रुप था जिसका नाम था रजाकार। अब ये रजाकार कौन थे, पहले इसको भी समझ लेते हैं। रजाकार एक उग्र मुस्लिम संगठन था जिसको MIM ने खड़ा किया था। इसमें लगभग 1.5 से 2 लाख लोग मजहबी कट्टरता, राजनीतिक बहकावे या फिर मीर उस्मान के प्रति वफादारी की भावना से जुड़े थे, और इन रजाकारों की लीडरशिप कासिम रिजवी नाम का व्यक्ति करता था। अब देखिए हैदराबाद को भारत में मिलाना और भी ज्यादा जरूरी इसलिए हो गया था क्योंकि रजाकारों का हिंदुओं पर अत्याचार, लूटपाट और रेप जैसी घिनौनी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते इंडियन गवर्नमेंट मीर उस्मान को एक वार्निंग देती है और कहती है कि वो हैदराबाद को भारत में मिला ले, अन्यथा इंडियन गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेगी। अब देखिए जब ये सब हो रहा था उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री और पटेल जी गृह मंत्री थे, और ये दोनों लोग चाहते थे कि हैदराबाद भारत में मिल जाए, लेकिन इन दोनों लोगों के तरीके अलग थे। नेहरू जी चाहते थे कि हैदराबाद का भारत में विलय बातचीत और कूटनीति के जरिए हो, लेकिन पटेल जी मानते थे कि मीर उस्मान और रजाकार कभी स्वेच्छा से भारत में विलय नहीं करेंगे, इसलिए पटेल जी ने मिलिट्री एक्शन का समर्थन किया। बाद में नेहरू जी भी पटेल जी का समर्थन करते हैं, जिसके चलते हैदराबाद में एक ऑपरेशन करने की तैयारी होती है जिसका नाम होता है ऑपरेशन पोलो। अब इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो क्यों रखा गया इसको भी जान लेते हैं। हैदराबाद का निजाम मीर उस्मान पोलो खेल का बहुत शौकीन था, जिसके पास लगभग 200 पोलो घोड़े थे। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन पोलो इसलिए रखा क्योंकि ये एक व्यंग्यात्मक सिंबल था मीर उस्मान की ताकत और उसके अत्याचारों में लिप्त उसकी सत्ता को खत्म करने का। अब यहीं से ऑपरेशन पोलो को अंजाम देने की तैयारी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नेहरू, गृह मंत्री सरदार पटेल और कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर की राजनीतिक सहमति के बाद लेफ्टिनेंट जनरल EN गाडार्ड, जो कि भारतीय सेना के ब्रिटिश ऑफिसर थे जो आजादी के बाद कुछ समय तक भारतीय सेना में थे, इन्होंने ही ऑपरेशन पोलो की पूरी सैन्य रणनीति बनाई, जिसके तहत 4 फोर्सेज बनाई गई। जिसके बाद 13 सितंबर 1948 को मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में स्ट्राइक फोर्स पश्चिम सोलापुर से, स्मैश फोर्स उत्तर पश्चिम बीदर से, किल फोर्स उत्तर गुलबर्गा से और वीर फोर्स पूर्व वारंगल से हैदराबाद में घुसकर रजाकारों और मीर उस्मान के सैनिकों पर अटैक करती है। भारतीय सेना के वीर पराक्रम से मीर उस्मान और उसके रजाकारों ने मात्र 5
5 दिन में ही सरेंडर कर दिया, जिसके बाद हैदराबाद का भारत में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। इस पूरे ऑपरेशन की इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इसको मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि पुलिस एक्शन कहा गया, क्योंकि अगर इसे मिलिट्री एक्शन कहा जाता तो संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें दखलंदाजी करता। अब सोचिए, जिस मीर उस्मान के लिए इतना बड़ा एक्शन लेना पड़ा, उसी मीर उस्मान को हैदराबाद का राज्यपाल बना दिया जाता है। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि भारत की उस सोच का प्रतीक थी जहां युद्ध के बाद भी सम्मान दिया जाता है। अगर आप मानते हैं कि भारत का ये कदम सही था तो कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए।